हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, और आज हम लोग सीखेंगे कि बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है क्या और इसके एक एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। और वो एप्लीकेशंस है रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट फाइंड करना, और इस पर बेस्ड हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एक छोटा सा फार्मूला पता होना चाहिए कि कूलम्बिक फोर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, कूलम्बिक जो कि आप क्लास 12 स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ोगे कि यदि दो चार्ज Q1 और Q2 हो, ठीक है, तो इसके बीच जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 का, और फोर्स जो होगा इसके स्क्वायर के, इसके जो चार्ज के बीच डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और ये दोनों से आप जब कंबाइन करोगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आपको मिलेगा। ठीक है, जो कि फार्मूला बन जाएगा F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको कूलम्बिक फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो जहाँ पे K की जो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी, कितनी होगी K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे क्योंकि अभी बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सेकेंड फार्मूला आपने पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, क्लास 11 में आप पढ़ेंगे भी आगे, या अभी इसको आपने 9 में पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों अभी याद रखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होते हैं mv² अपॉन आर के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? mv² अपॉन आर। ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। इसके बाद तीसरा फार्मूला आपको याद रखना होगा, एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करते हो, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम बच्चों होता है mvr होता है। ठीक है ना, mvr। ये तीन फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में। ठीक, समझ में आ रहा है ना क्या क्या? पहला कूलम्बिक फोर्स, ये जो होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? कूलम्बिक फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कूलम्बिक फोर्स। दूसरा आप याद रखोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन आर, और एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो बच्चों, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो है किस सिद्धांत पे बेस्ड होंगे। तो बच्चों ये एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। ठीक है, ये क्या है? एक क्वांटम, दिस इज अ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, ये कैसे हैं? एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, और ये मॉडल जो है किस पर बेस्ड होंगे? तो क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड होंगे। इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम याद करो, हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था। ठीक है, क्वांटम वर्ड कहाँ से देखे थे? एनर्जी के पैकेट्स को हम लोगों ने बोला था ना, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से स्टडी किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि वेव जो है एनर्जी के पैकेट के रूप में ट्रेवल करते हैं। उस एनर्जी के पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं। छोटा पैकेट क्वांटा कहलाता है, और बहुत सारे क्वांटा मिलके क्या बनाते हैं? क्वांटम बनाते हैं। समझ रहे हो ना? तो इट इज़ बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्वांटम थ्योरी ऑफ किसका? रेडिएशन। ठीक है, और एक चीज़ याद रखेंगे, ये क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स है उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, जो भी अभी हम लोगों ने बोला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन आर, एंगुलर मोमेंटम mvr, या कूलम्बिक फोर्स दैट इज F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो ये जो बोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल है बच्चों, ये क्या है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, और दूसरा ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे बेस्ड है, और क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक,
तो इसके क्या क्या मेन जो ऑब्जर्वेशन पॉस्टुलेट्स थे, सबसे पहले हम लोग इस पे बात करते हैं, इसके बाद हम लोग इसकी कहानी को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स हैं बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी के। ठीक है, और इन्हीं के पॉस्टुलेट से फिर हम लोग आगे मैथमेटिकल मॉडलिंग वगैरह देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स, इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स। ठीक है, तो क्या क्या बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी का जो होगा इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट। तो सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट क्या रहा था कि एटम के पास न्यूक्लियस है जहाँ पे सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं प्रेजेंट है, और ये जो न्यूक्लियस की साइज होती है बच्चों बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे। ठीक है ना, जो कि एटम के कहाँ होते हैं, सेंटर में मौजूद होते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हो। क्या नोट करोगे, ये एटम हैज अ न्यूक्लियस, एटम हैज अ न्यूक्लियस वेयर all protons and neutrons, चलो तेजी में लिखो, are present and the size of nucleus is very small. Nucleus is very small and it is present at the center of atom. समझ रहे हो ना, प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। चलो क्लियर हुआ। सेकेंड इनका पॉस्टुलेट्स क्या है इसको समझो। तो इनका अकॉर्डिंग जो है कि जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ठीक उसी प्रकार रिवॉल्व करते हैं जिस प्रकार प्लैनेट्स जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनके अनुसार वो क्या है, सर्कुलर है। ठीक है, एंड जब फोर्स जो है बच्चों वो अट्रैक्टिव है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के पास जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होते हैं निगेटिव होते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच जो फोर्स होते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। बात समझ रहे हो ना। और ये इनका कहना क्या हो रहा था कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, टुवार्ड्स द न्यूक्लियस फॉर इलेक्ट्रॉन, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ रहे हो ना। जैसे कि हम लोगों ने अर्थ में पढ़ा है ना कि अर्थ हमें जो है खींचता है, ठीक है ना, और उसके सेंटर से अपोजिट वे एक फोर्स लगता है जहाँ पे हम बैलेंस होते हैं। तो हम बोलते हैं कि ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो किसके बराबर हो जाता है, mg के बराबर हो जाता है। तो फिजिक्स में आप पढ़ते हो n बराबर वट mg। बात समझ रहे हो ना, जिससे कि हम बैलेंस रहते हैं और उस जगह पे स्थिर रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनका सेकेंड पोस्टुलेट्स बनाया गया कि जो निगेटिवली चार्ज्ड हैं, चलो इसको जल्दी से नोट कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो को बढ़ा बढ़ा के आगे देखो और वहाँ जब पूरा आपको रिटर्न दिखे तो इसको नोट कर लो। ठीक है ना, या मेरे साथ साथ नोट करो, बेटर रहेगा, याद भी होते चला जाएगा। तो निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन द सेम वे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल है किस तरह से स्टडी किया गया है, जो सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर। ठीक है, तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेम वे एज द planets are revolving around the sun, ठीक है, याद रहेगा ना। वेयर पाथ ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, वेयर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, path of electron is circular and the attractive force उस यहाँ पे attractive force क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स को बोला जा रहा है। ठीक है ना, between nucleus and electron is equal to centrifugal force, याद रहेगा ना।
क्लियर है ना। इसलिए अट्रैक्शन फोर्स जो हो जाएगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है, इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, चलो इनका थर्ड पोस्टुलेट्स क्या था, चलो अब इसको हम लोग समझते हैं। बच्चों इनका थर्ड पोस्टुलेट था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बात समझ रहे हो ना। ये जो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो जिस भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके मल्टीपल होगा, तो h/2π। ठीक है, h/2π या nh/2π, वेयर n का मान आप 1 2 3 4 कुछ भी कंसीडर क्या कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड इनका पोस्टुलेट्स क्या रहा कि इलेक्ट्रॉन्स कैन revolve only in those orbits whose angular momentum that is MVR, मैंने बताया था ना, is integral multiple of h/2π। ठीक है, तो h क्या कहलाएगा बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाएगा और पाई भी एक कांस्टेंट है, इसलिए MVR जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, NH/2π। अब आप समझ में आ गया, n इंटीग्रल मल्टीपल ले रहे हैं तो n जो हो जाएगा होल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना। तो ये थर्ड पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, तो ये बताओ एंगुलर मोमेंटम अगर यहाँ पे हमें स्टडी करें तो क्या क्या हो सकता है, तो बताओ MVR बराबर हो जाएगा n का मान, आप अगर 1 लेते हो तो h/2π हो जाएगा, या 2 × h/2π, या 3 × h/2π, या 4 × h/2π। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, एक चीज आप याद रखना कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो दशमलव में नहीं होगा, जैसे 1.5 h/2π ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा डेटा। बात समझ रहे हो ना, ये डेटा क्या हो जाएगा, गलत। या 2.5 × h/2π ये भी डेटा क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो किस फॉर्म में होगा, सिर्फ h/2π, 2 × h/2π, 3 × h/2π, 4 × h/2π। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग फोर्थ पोस्टुलेट्स को याद लिखने से पहले याद रखेंगे। ठीक है ना, नोट में आपको बता दे रहा हूं कि द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है ना, क्या मैंने बोला कि द ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। समझ में आ रहा है ना, कि वह ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं उस ऑर्बिट को हम नाम क्या देंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग फोर्थ इसके पोस्टुलेट्स को समझते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या रहा कि जैसे जैसे समय मान लो एक्सपायर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने स्टेशनरी स्टेट में ही रहेगा, ये एनर्जी को लॉस नहीं करेगा। देखो यही ना ड्रॉबैक था उसका, जब हम लोग रदरफोर्ड थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन से अपनी एनर्जी को क्या कर रहा था, लॉस कर रहा था, और लॉस करते करते जो है न्यूक्लियस में समा जा रहा था, जिससे कि एटम की अस्तित्व समाप्त हो जा रही थी। यहाँ पर ये बातें नहीं हो रही। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि बाय द एक्सपायरी ऑफ टाइम if electron in the stationary state, stationary state मैंने आपको बता दिया ना। ठीक है, तो by the expiry of time if electron in the stationary state then it does not lose energy। ठीक है,
इसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, याद रखोगे, ग्राउंड स्टेट। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि जो भी स्टेशनरी ऑर्बिट है वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होंगे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ, ठीक है, और जिस वजह से इसके जो लेवल्स हो जाएंगे उसके आधार पे इसका नाम बताया जाएगा। जैसे मान लो एनर्जी का लेवल हम 1 पे देखेंगे तो के सेल होते हैं, 2 पे देखेंगे तो एल होते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे क्या पॉइंट्स हो जाएगा, नेक्स्ट इनका जो पोस्टुलेट्स था बोर्स थ्योरी का, तो कह रहा था कि ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड with definite amount of energy, याद रहेगा ना, with definite amount of energy, therefore these orbit also called, therefore these orbits are also called as energy level। क्या कहलाएगा, एस एनर्जी लेवल। समझ में आ रहा है ना। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। आर नंबर्ड एज 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो, ठीक है। और याद रखना एन का मान 1 पे के सेल होगा, एन का मान 2 पे एल सेल होगा, एन का मान 3 पे एम सेल होगा, ठीक है। एन का मान 3 पे क्या हो जाएगा बच्चों, एम सेल होगा, ठीक है ना। एन का मान 4 पे के एल एम एन हो जाएगा, ठीक। एन का मान 5 पे ओ हो जाएगा। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, के एल एम एन ओ पी क्यू। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी लेवल को बता सकते हैं, ठीक है। और यही आपने पहले पढ़ रखा है कि के एल एम एन जो है सेल होते हैं, पढ़े हैं ना आपने, ठीक। चलो नेक्स्ट जो है पोस्टुलेट्स, इसको भी समझते हैं हम लोग। देखो बच्चों, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि जो इमिशन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो कैन ओनली अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर। बात समझ रहे हो ना। एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरे स्टेशनरी स्टेट में क्या करेंगे, जंप करेंगे। और आपको पता है, मैंने बताया था कि जब मान लो यहाँ से न्यूक्लियस है और ये क्या हो गया, अलग अलग स्टेशनरी स्टेट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे इसमें, तो मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी स्टेट को छोड़ के निकलते हैं दूसरे एनर्जी लेवल में, तो वो रास्ते भर में एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और वापस जब इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न होते हैं तो वो एनर्जी को क्या करते हैं, इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। पढ़ा है ना अपने ये चीज। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या लिखोगे, ध्यान देना कि द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन या और एब्जॉर्प्शन of energy in the form of radiation can only occur when electron jump, ठीक है, from one stationary state to another state, from one stationary state to another। समझ में आ रहा है ना, अनदर, ठीक है। तो याद रखो एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर टू आउटर एंड इमिट व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम आउटर टू इनर। याद रहेगा ना ये चीज, इसको अपने से नोट कर लोगे, ठीक है। क्या, फिर से सुनो कि एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर टू आउटर एंड एनर्जी इमिट व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम आउटर टू इनर। बात समझ रहे हो ना। तो इतनी सारी बातें जो है आपको याद रखना है, ये है बोर्स एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट्स, ठीक है। अब कुछ कुछ बातें आपको मैं बता रहा हूँ, उसको एकदम दिमाग में रखोगे। इसके बाद हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के जो एप्लीकेशंस हैं, उसमें पहले एप्लीकेशंस को आज स्टडी करने वाले हैं, रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट।
ओके, कि हम लोग किसी भी सेल में कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। जैसे कि मान लो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इनर टू आउटर बाय अब्जॉर्बिंग डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, द न्यू स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी जो होगा एक्साइटेड स्टेट। बात समझ रहे हो ना? जैसे मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इनर से आउटर में जा रहा है तो एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन का जो न्यू स्टेट्स होंगे, ठीक है ना, ये मान लो यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो ये एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का कहलाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो इसका मतलब है कि ये कहाँ चले गए, सेकेंड। अगर मान लो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है तो ये कहाँ चले गए, थर्ड। अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, किस स्टेट में है बच्चों, अगर मान लो थर्ड, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड में है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएंगे, फोर्थ। ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ अब एग्जिस्ट कर रहा है, सेकेंड में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोले तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड में है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, थर्ड में होगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, फोर्थ में होगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, एक चीज और याद रखना कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या करना होता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम से अगर आप बाहर निकालोगे, जैसे कि मान लो हमको सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ठीक है, तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, Na+ बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे सोडियम में एक एनर्जी लगेगा हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसको कहोगे बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम में से हमें निकालना होता है उसके ग्राउंड स्टेट से, ठीक है, तो उसमें जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना? और अब देखो, एक तो आपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, निकाला। अब इलेक्ट्रॉन को मान लो एक्साइटेड स्टेट में लाना है इसका मतलब क्या, अगर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपने लाया तो इसका मतलब हुआ सेकेंड में इलेक्ट्रॉन गए। कहने का मतलब क्या, यहाँ पे जो एनर्जी लगेगा उसको हम बोलेंगे सेपरेशन। तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आयनाइज करेंगे। आयनाइज करके हम एक्साइट करेंगे और उसको फिर हम भेज देंगे दूसरे ऑर्बिट में। ठीक है, याद रहेगा ना कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड ऑर्बिट में इन्वॉल्व है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल में हम लोग तीन चीजें देखेंगे, रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आज हम लोग ये जो आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल का पार्ट 1 है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स। तो देखो बच्चों, कैसे फाइंड करेंगे। चलो, टॉपिक क्या है, रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो अलग अलग सेल का। तो मैं आपको पहले यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ। क्या फार्मूला हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, R बराबर n² अपॉन 4π² m k z e²। ठीक है, क्या क्या है देखो, R बराबर रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट क्या निकलेगा, n² अपॉन 4π² m k z e²। समझ रहे हो ना? अब ये सब आपको पता है, होना चाहिए कि n क्या है, h क्या है। n बोलो नंबर्स, मैंने आपको बताया था सेल का 1 2 3 4, ठीक है ना, एनर्जी लेवल, जिसको आप आगे चल के क्वांटम नंबर के रूप में स्टडी करोगे। h क्या हो गया, तो h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होता है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। k कोलम्बिक कांस्टेंट है, दैट इज 1/4πε0 का वैल्यू मैंने आपको बताया था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जेड जो है, यहाँ पे बताओ जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे इसका जो आप एटॉमिक नंबर स्टडी करते हो वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, क्या रिप्रेजेंट करेगा, एटॉमिक नंबर। समझ में आ रहा है? तो चलो अब हम इसका प्रूफिंग को समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एटम का, ये मान लो मैंने न्यूक्लियस बना लिया और ये जो है इसका एक मैंने सेल बना लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो चार्ज है इसका, मान लो एटम का
न्यूक्लियस का जेडी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसकी चार्ज मान लो हमने ई मान लिया, ठीक है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इसके बीच जो होगा एक अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो रहा होगा, काम कर रहा होगा। इसकी जो वेलोसिटी होगी टेंजेंशियली वो ये हो जाएगा, ये कौन सी वेलोसिटी है, टेंजेंशियली, ठीक है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ओके, अब यहाँ पे जो चार्ज और ये चार्ज, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है, क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर, जो कि रेडियस कहलाएगा, और यही रेडियस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये दोनों के बीच जो कूलम्बिक फोर्स लगेगा बच्चों, क्या लगेगा, ऐसे लिखता हूँ, कूलम्बिक फोर्स। ये कूलम्बिक फोर्स मैंने जस्ट अभी आपको बताया, क्या हो जाएगा, F बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो अब देख सकते हो यहाँ पर जो K होगा वो तो कूलम्स कांस्टेंट हो जाएगा 1/4πε0, और Q1 जो होगा ZE और Q2 जो होगा E बट्टा आर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स बराबर, बताओ, फोर्स का आपने मान निकाल लिया कितना, KZE स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे, फर्स्ट। समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे आपको बता दें के की जो वैल्यू होगी, वो बार बार मैं बोल रहा हूँ, 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम लोग एक लगाते हैं बोर्स मॉडल का पोस्टुलेट्स, ठीक है, क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू द postulates ऑफ बोर्स मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, ये एटम के मॉडल पे स्टडी कर रहे थे, ठीक। तो इनके अनुसार क्या था कि जो कूलम्बिक फोर्स होंगे, ठीक है, जो कूलम्बिक फोर्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो कूलम्बिक फोर्स क्या हो गया, KZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया, मैंने आपको शुरू में बताया था, MV स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। यहाँ से देखो एक रेडियस क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, तो आप यहाँ से V स्क्वायर की वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो V स्क्वायर जो होगा बच्चों, ये M को नीचे भेज दो, तो KZE स्क्वायर अपॉन MR हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन क्या मान सकते हो, सेकेंड। क्लियर हो रहा है ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल का जो पोस्टुलेट है वहीं से फिर से अगेन हम लोग लगाएंगे अकॉर्डिंग टू postulates ऑफ बोर्स मॉडल, ठीक है, या बोर्स एटॉमिक मॉडल। आपने पढ़ा था ना कि वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, दैट इज NH बाय क्या हो जाएगा, 2π होगा। यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी निकाल लूँ तो ये देखो NH बट्टा 2π इंटू m इंटू क्या हो जाएगा, r। बात समझ रहे हो ना। अब यही वैल्यू आपको कहाँ रख देना है, इक्वेशन सेकेंड में। आपने जो ये इक्वेशन सेकेंड लिखा है, v का मान है ना V स्क्वायर, तो ये v का वैल्यू आपको पुट कर देना है। तो क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इंटू इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, NH बट्टा 2π इंटू m इंटू r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू KZE स्क्वायर बट्टा MR हो जाएगा, ठीक। अब आप इसको स्क्वायर निकालो, तो स्क्वायर निकालोगे तो देखो क्या आएगा, N स्क्वायर H स्क्वायर बट्टा 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर बराबर KZE स्क्वायर बट्टा MR, ठीक। अब देखो कटने वाला क्या क्या है, तो रेडियस देखो एक कैंसिल होगा, मास भी देखो एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, N स्क्वायर H स्क्वायर बट्टा 4 पाई स्क्वायर MR बराबर KZE स्क्वायर होगा, ओके। अब आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे, अभी वैल्यू नहीं डालते हैं, अभी पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे R का मान निकाल लेते हैं। ये R को उधर भेजो, बाकी को नीचे भेज दो। तो देखो N स्क्वायर H स्क्वायर बट्टा 4
पाई स्क्वायर होगा, और देखो m है, r तो आपने इधर ले लिया है, तो और क्या बचेगा, m k z e स्क्वायर। तो यही तो लाना था हम लोग को रेडियस। देखो यहाँ पे r बराबर n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर है ना। देखो ये तो हम लोग का प्रूफ हो गया। अब देखो न्यूमेरिकल्स जब हम बनाएंगे तो न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो इतना सारा डेटा को देना तो बहुत मुश्किल है। n का मान, फिर h का मान, पाई, m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबको अगर वैल्यू अगर दे के कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या क्या वैल्यू पता है, देखो पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14, ठीक है। h का वैल्यू पता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड में हम लोग निकाल लेते हैं, क्या ये पता है। इसके बाद देखो पाई की वैल्यू हो गई m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम है, तो -28 ग्राम पता है हमें, ठीक है। किलोग्राम में ही ले सकते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। बात समझ रहे हो ना। इसके अलावा और क्या क्या आपको पता है, तो देखो m k का वैल्यू पता है, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन लॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ रहे हो ना। सिर्फ पता नहीं रहेगा तो z हमें एग्जैक्ट नहीं पता होगा, ठीक है। E का वैल्यू हमें पता होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। देखो बच्चों ये सब वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करते हैं ना तो हमें r का जो मान निकलेगा रेडियस, वो मैं आपको बता दूँ 0.529 इंटू 10 टू द पावर -8 n स्क्वायर बाय z। n और z का वैल्यू हमें क्वेश्चन में पता चलेगा, अभी एग्जैक्ट यहाँ पे पता नहीं चलेगा। ये जो है सेंटीमीटर में निकलेगा, ठीक है। और इसी को चाहो तो आप अगर आप एंगस्ट्रॉन्ग में अगर निकालना चाहते हो, ठीक है, तो 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर मीटर में बदलोगे तो 10 टू द पावर -10 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा, 5.29 इंटू 10 टू द पावर -10 n स्क्वायर z, ये अब मीटर में होगा। और आपको पता है एक एंगस्ट्रॉन्ग जो होता है, एक एंगस्ट्रॉन्ग वो 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो r बराबर आप इसको लिख सकते हो 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉन्ग। बात समझ रहे हैं ना, क्लियर है ना। तो ये निकल गया आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा रेडियस का, ठीक है, रेडियस ऑफ वेरियस शेल। क्लियर हुआ। चलो अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को स्टडी करते हैं। जैसे देखो बच्चों क्वेश्चन 1 में आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे, बढ़िया सवाल होगा। क्वेश्चन होगा कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड कॉमा फोर्थ बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी सवाल है। तो देखो बहुत आसानी वे में निकाल सकते हो। हाइड्रोजन समझ रहे हो, एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 1 होती है। तो डायरेक्ट भी आंसर देते जाओ। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट तो क्या हो जाएगा बताओ, 0.529 इंटू n स्क्वायर, n का मान 1 तो 1 का स्क्वायर बाय z, मास नंबर भी देखो एटॉमिक नंबर 1 होता है। एंगस्ट्रॉन्ग में आप दे सकते हो तो आंसर हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग दो या 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर दो। बात समझ रहे हो ना। अगर हम निकालते हैं सेकेंड रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, तो देखो सेकेंड ऑर्बिट में n का मान सिर्फ चेंज हो जाएगा 0.529 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर बाय 1 इंटू एंगस्ट्रॉन्ग, और एक एंगस्ट्रॉन्ग का वैल्यू आपको पता है तो ये 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.529 को गुना करो 4 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 के 6, 4 दूना 8, 3 11, 5 चौक 20, 1 21, तो 2.116 एंगस्ट्रॉन्ग में आप वैल्यू दे सकते हो, ठीक है ना। ये तो जेड तो 1 ही रहेगा ना, एन चेंज होगा क्योंकि रेडियस हम सेकेंड ऑर्बिट का निकाल रहे हैं।
इसी तरह रेडियस ऑफ, अगर हमसे थर्ड ऑर्बिट पूछा जाए तो थर्ड ऑर्बिट का बच्चों कैसे निकालेंगे, तो 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर बाय 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या कि इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 0.529 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम। तो 9 9 81, 9 दूना 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 के 6, 25 45 46 47, 4.761 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इसी तरह रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट अगर आप निकालना चाहो, ठीक, तो देखो बच्चों फोर्थ ऑर्बिट क्या हो जाएगा, तो फोर्थ ऑर्बिट हो जाएगा 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर बाय 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये 0.529 इंटू क्या करोगे 16 एंगस्ट्रॉम। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 0.529 इंटू 16, तो आ रहा है 8.464 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी एटम का जो है रेडियस क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी ऑर्बिट का पूछेगा निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम लोग वैसे ही एलिमेंट्स के रेडियस को फाइंड करने वाले हैं जिसके पास ना एक इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, एक, क्योंकि ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है बच्चों वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है ना, उससे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स इनके पास अगर रहेंगे तो फिर इसको स्टडी करना थोड़ा सा टफ होगा, मुश्किल होगा, चैलेंजिंग हो जाएगा। समझ रहे हो ना। जैसे कि अगर मैं आपसे सवाल बोलूं, ठीक, को चेंज करता हूं मैं, जैसे देखो मैं सवाल बोलूं कैलकुलेट द रेडियस रेशियो calculate the radius ratio of third and fifth orbit of He का नहीं लेंगे, He प्लस का लेंगे। ठीक है ना, देखो He प्लस में वापस फिर कितने इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन से। ठीक, तो 4 हीलियम के लिए अगर आप बात करो, इसके एटॉमिक नंबर पे अगर बात करो तो एटॉमिक नंबर 2 होंगे। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर कितने होंगे, 2। ओके, तो अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, R3 निकाल सकते हो और R5 निकाल सकते हो। तो एक ही बार में हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं, R3 अपॉन R5। ठीक है, लिख सकते हैं ना, ताकि हम लोग को कैलकुलेशन एक बार में निकल जाए। तो ये देखो 0.529 करेंगे, ठीक है, और इंटू क्या था n स्क्वायर, तो देखो 3 बोले तो 3 का स्क्वायर 9 बटा जेड का मान कितना है यहाँ पर 2 एंगस्ट्रॉम। नीचे देखो फिफ्थ ऑर्बिट है तो 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर 25/2 और ये एंगस्ट्रॉम। देखो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम गया, इससे ये गया, 2 से 2 गया, तो ये हो जाएगा 9/25। समझ रहे हो ना। तो क्या लिख सकते हो, R3:R5 इज इक्वल टू R3:R5 बराबर 9:25। समझ रहे हो। चलो अगला सवाल देखो, न्यूमेरिकल नंबर 3। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2+। ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन बोल रहा है एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2+। फिर देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, लेकिन 2+ का मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो फिर इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो डायरेक्ट आप आंसर अब आराम से बना सकते हो। सेकेंड, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का रेडियस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रेडियस जो हो जाएगा, ठीक, वो हो जाएगा 0.529। ठीक, और ये सेकेंड ऑर्बिट है तो 2 का स्क्वायर बाय हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो आप इसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम होगा। तो अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे, 2.116 आया था। ठीक है, देखो यहाँ पे भी हम लोगों ने किया था ना मल्टीप्लाई, तो ये हो गया R का मान।
ठीक, अब आप निकाल सकते हो। नाउ थर्ड ऑर्बिट ऑफ किसका, Li2+। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे, बटा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है एंगस्ट्रॉम, तो एक देखो 3 से 3 कैंसिल, तो 0.529 इंटू 3। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 9 तिया 27, 3 दूना 6 दो 8, 3 पचे 15, तो 1.587 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.587। तो बस कैलकुलेट हमसे बोला था रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट एंड हाफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, निकल जाएगा ना। फिर अगर रेशियो पूछता तो रेशियो निकाल देते। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 बोर्स ऑर्बिट ऑफ Li2+ इस दिया है 1:9। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वुड बी देयर नोमेनक्लेचर। बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सिंपल सा सवाल है और इजी है। कह रहा है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 बोर्स ऑर्बिट ऑफ Li2+ दिया है 1:9 एंड व्हाट वुड बी देयर नोमेनक्लेचर। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है K&L, ऑप्शन सेकेंड दिया है L&M, ऑप्शन थर्ड दिया है K&M और ऑप्शन फोर्थ दिया है K&N। ठीक है, इतने सारे आपको ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं रेडियस रेशियो ऑफ 2 बोर्स ऑर्बिट ऑफ Li2+। तो पहला ऑर्बिट x मान लेते हैं और दूसरा y, दोनों की जो रेडियस की रेशियो दी हुई है 1:9 दिया है। ठीक, तो इसीलिए आप यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हो, कितना 0.529 इंटू nx² बटा देखो 3 है, क्यों, क्योंकि लिथियम यूज़ कर रहे हैं, 0.529 और ये ny² बटा 3 कर सकते हैं। ये भी एंगस्ट्रॉम में था, ये भी एंगस्ट्रॉम, तो इससे ये गया, इससे ये गया, 3 से 3 गया, और ये बराबर कितना है 1/9। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? तो ये किसकी रेडियस रेशियो है, तो Rx का और ये Ry का। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या निकल गया, nx² बटा ny²। तो नंबर्स क्या हो जाएगा, nx बटा ny का, तो देखो 1/9 का स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो 1/9 का स्क्वायर रूट 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, nx का मान 1 हुआ और ny का मान 3 हुआ। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो nx का मान 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, k सेल, और ny का मान 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, kl के बाद क्या आएगा, m सेल आएगा। तो आंसर k और m होगा। ठीक है ना, k और m। तो ऑप्शन थर्ड जो है बच्चों करेक्ट होगा। समझ में आया? चलो एक और सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल, इसके बाद आज के क्लास हम लोग ओवर करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2+। ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2+। तो मैंने आपको बताया था सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होगा, अगले सेल में मौजूद होगा। इसका मतलब अगले सेल बोले तो थर्ड सेल में, तो n का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट R3 हम लोग निकालेंगे, 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर, और लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3 होता है एंगस्ट्रॉम, एक 3 से आप क्या करो, कैंसिल कर दो, 0.529 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 तिया 27, 3 दूना 6 दो 8, 3 पचे 15, तो 1.587 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा ना, 1.587 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग जो है सवाल बनाते हैं, किस पर, रेडियस पर बेस्ड। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बोर्स मॉडल के 2 एप्लीकेशन, जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करेंगे।
तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।